गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है यहाँ से। एंड डोपामीन पाथवे। एंड हम क्या डिस्कस करेंगे? डोपामीन पाथवे। अगर आप लास्ट तक हमारे वीडियो देखते हो तब आपको पता चलेगा कि डोपामीन भी कुछ होता है जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के पूरे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसाइड करता है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कैसे काम करेगी। कौन डिसाइड करेगा? डोपामीन पाथवे। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कोचिंग वालों से भी अच्छा पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से एंटीसाइकोटिक ड्रग्स से। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ डोपामीन हाइपोथेसिस। ये वर्ड से क्वेश्चंस आता है कि डोपामीन का लेवल क्या होता है इन सीजोफ्रेनिया के अंदर। ठीक है, तो सीजोफ्रेनिया जो होता है वो मोस्टली किस न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है? वो डोपामीन की वजह से होता है। बट ये हमेशा एक कन्फ्यूज़न होता है कि डोपामीन का लेवल वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो डोपामीन इज कोज बाय अब नॉर्मल, मैं यहाँ पे अब नॉर्मल वर्ड लिख रहा हूँ, अब नॉर्मल डोपामीन एक्टिविटी इन द ब्रेन के अंदर डोपामीन के लेवल की अब नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या सीजोफ्रेनिया के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, तो मैं नोट लगा के लिख रहा हूँ कि अब नॉर्मल वर्ड क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डोपामीन जो होगा इंक्रीज डोपामीन, जब डोपामीन का लेवल इंक्रीज होगा तो पर्सन को सिम्टम्स आएंगे पॉजिटिव सिम्टम्स। कौन से सिम्टम्स आएंगे? पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, जब डोपामीन का लेवल डिक्रीज होगा, डिक्रीज डोपामीन, जब डोपामीन का लेवल डिक्रीज होगा तो पर्सन को सिम्टम्स आएंगे नेगेटिव सिम्टम्स। तो न तो डोपामीन का लेवल इंक्रीज होता है न ही डिक्रीज होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, डोपामीन इंक्रीज एंड डिक्रीज। उसी को हम कहते हैं अब नॉर्मल डोपामीन एक्टिविटी। तो ये याद रखना, डोपामीन में इंक्रीज भी होता है, सिजोफ्रेनिया में इंक्रीज भी होगा डिक्रीज। जब इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, ये कोचिंग वाले कन्फ्यूजन बना के रखते हैं कि डोपामीन का लेवल है क्या। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पाथवे। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पाथवे, कि जो डोपामीन के पाथवे होते हैं, टोटल कितने होते हैं? 4 पाथवे होते हैं। आपको जब तक ये पाथवे समझ में नहीं आएगा तब तक आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग समझ में नहीं आएगी। मैं फर्स्ट पाथवे की बात कर रहा हूँ, मीजोलिम्बिक पाथवे। कौन से पाथवे की? मीजोलिम्बिक पाथवे। आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो तभी पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, कौन सा पाथवे है? मीजोलिम्बिक पाथवे। मीजोलिम्बिक पाथवे जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो पाथवे होता है मीजोलिम्बिक के सिक्रेशन होने का, ठीक है, तो इसमें जो फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होता है? मिड ब्रेन से। जो पाथवे स्टार्ट है मीजोलिम्बिक का, मीजोलिम्बिक पाथवे डोपामीन का, वो कहाँ से स्टार्ट है? फ्रॉम मिड ब्रेन से। कहाँ तक जाएगा? लिम्बिक सिस्टम तक जाएगा। कहाँ तक जा रहा है? लिम्बिक सिस्टम तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फ्रॉम मीजोलिम्बिक पाथवे यहाँ से स्टार्ट होके लिम्बिक सिस्टम तक जाता है। ठीक है, जब यहाँ पे मीजोलिम्बिक पाथवे पे डोपामीन का लेवल एक्सेस होता है, क्या होगा? एक्सेस डोपामीन एक्टिविटी। जब यहाँ पे डोपामीन की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, किस पे? मीजोलिम्बिक पाथवे पे, तो पर्सन को क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सीजोफ्रेनिया समझ में आ गया? जब पॉजिटिव सिम्टम्स कब आएंगे? जब पर्सन को क्या होगा? मीजोलिम्बिक पाथवे पे, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? मिड ब्रेन से स्टार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम तक जाता है। यहाँ पे डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसी की वजह से पॉजिटिव सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स यहाँ नहीं लिखूँगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हो जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पाथवे है मीजोकॉर्टिकल पाथवे। कौन सा है? मीजोकॉर्टिकल पाथवे। कौन सा पाथवे है? मीजोकॉर्टिकल पाथवे। ठीक है, जो मीजोकॉर्टिकल पाथवे होता है ये स्टार्ट होता है कहाँ से? मिड ब्रेन से। कहाँ से स्टार्ट होता है? मिड ब्रेन से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगा? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक। कौन सा?
मीजोकॉर्टिकल पाथवे, मिड ब्रेन से स्टार्ट हो गए प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज डोपामिन एक्टिविटी होती है। क्या होता है, डिक्रीज डोपामिन। जब इस पाथवे पर डोपामिन की एक्टिविटी कम हो जाएगी तो पर्सन को क्या सिम्टम्स आएंगे, नेगेटिव मीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव सिम्टम्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर नेगेटिव सिम्टम्स। समझ में आ गया होगा। सेकंड पाथवे पहला कौन सा था, मीजोलिम्बिक, जहाँ पे लिम्बिक एरिया तक जाता है डोपामिन बढ़ता है तो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं। यहाँ पे मीजोकॉर्टिकल मीन्स कॉर्टेक्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तक जाता है, यहाँ पे डोपामिन की एक्टिविटी कम होती है तो नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 पाथवे। अब हम बात करते हैं थर्ड पाथवे की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंसानों को, हमारे स्टूडेंटों को ये तो बता दिया जाता है नाइग्रोस्टाइटल पाथवे, हमें ये तो बता दिया जाता कि साइड इफेक्ट आ रहे हैं, बट ये नहीं बताते क्यों आ रहे हैं। नेक्स्ट है नाइग्रोस्टाइटल पाथवे थर्ड नंबर का। ठीक है, ये स्टार्ट होता है कहाँ से, सबस्टेंसिया नाइग्रा से, सबस्टेंसिया नाइग्रा से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है, बेसल गेंगलिया तक जाता है। कौन सा, नाइग्रोस्टाइटल पाथवे, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है। ठीक है, इस पे क्या होता है, जब ये क्या, थोड़ा समय पहले ये लिखता हूँ फंक्शन, ये काम क्या करता है। ठीक है, फंक्शन कौन सा पाथवे, नाइग्रोस्टाइटल पाथवे काम क्या करता है, ये मूवमेंट कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, मूवमेंट कंट्रोल करता है। क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अब इसको नाइग्रोस्टाइटल पाथवे को इट ब्लॉक्ड बाय, ये ब्लॉक हो जाता है किसके द्वारा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के द्वारा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के द्वारा। ठीक है, एंटीसाइकोटिक मोस्टली कौन सी, टिपिकल, मोस्टली कौन सी हैं, फर्स्ट जनरेशन या टिपिकल। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जब हम पर्सन को पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स को ठीक करते हैं तो ये मेडिसिन देंगे, तो ये मेडिसिन क्या करती है, इस थर्ड वाले पाथवे पे नाइग्रोस्टाइटल पाथवे को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जैसे ही ब्लॉक करेगी तो इसकी वजह से साइड इफेक्ट आते हैं जिसको हम कहते हैं EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। कौन सा साइड इफेक्ट आते हैं, EPS, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, जिसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं साइड इफेक्ट, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि EPS क्यों आ रहा है। EPS किसकी वजह से आ रहा है, नाइग्रोस्टाइटल पाथवे को ब्लॉक कर देता है। कौन सी ड्रग्स, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, सेकेंड भी करती है बट वो कम करती है कंपेरिजन, तो फर्स्ट जनरेशन ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे EPS सिम्टम्स आना स्टार्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे EPS भी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पाथवे हमने टोटल मैंने 4 लिखा था। नेक्स्ट पाथवे की बात कर रहा हूँ, ट्यूब्रो फंडिबुलर पाथवे, ट्यूब्रो इनफंडिबुलर पाथवे। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड तक। कहाँ तक जाता है ये, हाइपोथैलेमस से स्टार्ट होता है, ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब डोपामीन क्या करता है, एक ये याद रखना, शायद आपने पढ़ भी लिया होगा कि जो डोपामीन होता है वो ब्लॉक करता है किसको, इनहिबिट करता है प्रोलेक्टिन को। डोपामीन इनहिबिट्स किसको करता है, प्रोलेक्टिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है डोपामीन। तो जब डोपामीन ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज प्रोलेक्टिन, क्योंकि डोपामीन को तो हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर डोपामीन ब्लॉक्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, पर्सन के अंदर बॉडी में इंक्रीज प्रोलेक्टिन सिक्रेशन हो रहा है। क्या सिक्रेशन हो रहा है, इंक्रीज प्रोलेक्टिन सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही डोपामीन कम होगा, डोपामीन अगर कम हो रहा है बॉडी में तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज प्रोलेक्टिन इंक्रीज हो रहा है, प्रोलेक्टिन का लेवल इंक्रीज बढ़ता है। ये याद रखना, वो इस वजह से होता है, ट्यूब्रो इनफंडिबुलर पाथवे की वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे डोपामीन ये हो इंक्रीज प्रोलेक्टिन हो गया तो क्या क्या साइड इफेक्ट, वैसे मैं आगे भी लिखूंगा, लिख देता हूँ। जैसे क्या साइड है, ग्लेक्टोरिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है। ग्लेक्टोरिया या क्या होगा, एमनोरिया। ठीक है,
या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये सिम्टम्स आते हैं किसकी वजह से, फोर्थ पाथवे की वजह से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कौन सा बोलते हैं, ट्यूबरो इन्फेंडिबुलर पाथवे। तो हमने फोर्थ पाथवे यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि क्या है या क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हम जो पर्सन को हम जो मेडिसिन देते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं, साइकोटिक मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो साइकोटिक मेडिसिन की देने की वजह से ये भी इम्पोर्टेंट पूछा हुआ है कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो साइकोटिक सिम्टम्स मीन्स कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो साइकोटिक सिम्टम्स इंड्यूज करती है। ड्रग्स इंड्यूज साइकोटिक सिम्टम्स, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो साइकोटिक सिम्टम्स को इंड्यूस करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, जैसे पहली है एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट ड्रग्स भी कहते हैं, क्वेश्चंस आ चुका है एम्फेटामाइन, ठीक है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये है यूज़ के लिए एडीएचडी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये अलग से टॉपिक है, बट इतना से याद रखना, एम्फेटामाइन स्टिमुलेंट ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड आती है एल डोपा। एल डोपा किसके लिए यूज किया जाता है, यूज किया जाता है पार्किंसन डिजीज़ के लिए। तो पार्किंसन डिजीज़ में हम अगर ट्रीट करते हैं तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कोकीन, ठीक है, कोकीन। तो ये क्या होता है कि तीनों जो ड्रग्स होती हैं, ये क्वेश्चंस एग्जाम में नोट सेट में नर्सिंग एग्जाम पूछ लिए गए हैं कि ऐसी कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से साइकोटिक सिम्टम्स इंड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं। तो 3 मेनली होती है, एम्फेटामाइन, एल डोपा एंड कोकीन होता है, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स का याद रखना, ये पूछ लिया गया है, बस यहाँ आ गया था इसलिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डोपामीन रिसेप्टर की। अभी हमने पहले डिस्कस किया था किसके बारे में, डोपामीन पाथवे की। मैं अब बात कर रहा हूँ डोपामीन रिसेप्टर्स की। किसके बारे में बात करते हैं, डोपामीन रिसेप्टर्स के बारे में बात करें। डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं वो टोटल 5 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। D1, D2, D3, D4 एंड D5 होता है, ठीक है। अब इन्हीं को मुझे फैमिली में कन्वर्ट करना है, D1 फैमिली, ठीक है, एंड D2 फैमिली, 2 फैमिली में कन्वर्ट करना है इन्हीं रिसेप्टर को, D1 से D5 तक, ठीक है। तो D1 फैमिली होता है, इसमें होता है D1 एंड D5 रिसेप्टर्स। D1 फैमिली में कौन कौन होता है, D1 एंड D5। और जो D2 फैमिली होता है इसके अंदर होता है D2, D3 एंड D4। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के रिसेप्टर को ब्लॉकेज का पढ़ेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो D1 फैमिली में कौन आ गया, D1 और D5, और D2 में D2, D3 एंड D4 आ गया। अगर मैं थोड़ा सा इनके में D1 से लेकर D5 तक बता देता हूँ कि D1 रिसेप्टर्स क्या करता है, ठीक है। हो सकता है कभी क्वेश्चंस आ जाए या थोड़ा सा आपको नॉलेज भी हो कि D1 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या करता है। फाउंड इन कॉर्टेक्स, ये जो D1 डोपामीन का रिसेप्टर होता है ये कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और इसका रोल क्या है, रोल इन कोग्नेशन सिम, ठीक है। हमारा कोग्नेशन जो कॉग्निटिव लेवल होता है उसमें रोल प्ले करता है D1, ठीक है। लेस इम्पोर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है हमारे सीजोफ्रेनिया में। इन सीजोफ्रेनिया में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है कौन, D1 रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं D2 रिसेप्टर की। किसके बारे में बात करते हैं, D2 रिसेप्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। जो D2 रिसेप्टर्स होता है ये मोस्टली की रिसेप्टर्स होता है इन सीजोफ्रेनिया में, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होता है इन सीजोफ्रेनिया के अंदर, इंपॉर्टेंट रिसेप्टर होता है, ठीक है, की रिसेप्टर्स होता है। मोस्ट एंटीसाइकोटिक, जितने भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो किसको आके ब्लॉक करती है, D2 रिसेप्टर को। मोस्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक D2 रिसेप्टर को, D2 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करती है। मोस्टली ड्रग्स होती हैं जो D2 रिसेप्टर को ही ब्लॉक करती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है D2 रिसेप्टर इन सीजोफ्रेनिया में। थर्ड बात करते हैं D3 रिसेप्टर्स। कौन सी रिसेप्टर्स की, D3 रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा होगा, वो सुन रहा होगा कि यार ये क्या बता रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट भैया, लिम्बिक एरिया में ये प्रेजेंट होता है एंड इमोशनल बिहेवियर को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये भी रोल प्ले करता है हमारे सीजोफ्रेनिया के अंदर D3 रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 4th नंबर की D4 रिसेप्टर्स। D4 रिसेप्टर्स,
ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होता है ये। एंड ये किससे लिंक होता है? ये भैया लिंक होता है, लिंक टू एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं वो जाके इस पे रोल प्ले करती है, किसके ऊपर? D4 रिसेप्टर के ऊपर। एंटीसाइकोटिक से लिंक होता है ये, ठीक है। अब हम लास्ट पढ़ते हैं D5 रिसेप्टर्स क्या काम करता है। D5, ठीक है। तो ये D5 का भी इतना रोल इम्पोर्टेंट नहीं होता है सिजोफ्रेनिया के अंदर, ठीक है। लेस या माइनर रोल इन सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है, ठीक है। तो सिजोफ्रेनिया में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? D2, D3 एंड D4 का ज़्यादा रोल प्ले होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का ब्लॉकेज, एंटागोनिस्ट, ठीक है, कौन कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीसाइकोटिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स का एंटागोनिस्ट कौन कौन से, यहीं से पूरा हमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स समझ में आती है, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब ब्लॉक एक्टिविटी, क्या करता है? ब्लॉक एक्टिविटी, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ब्लॉक एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो ये किस किस को ब्लॉक करेगा? D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अभी हमने ऊपर जो पढ़ के आए थे D2 रिसेप्टर, उसको क्या करेगा? एंटागोनिस्ट होता है, ब्लॉक करता है, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और किसको ब्लॉक करती हैं? ब्लॉक करता है H1 का मतलब हिस्टामीन, कौन सा है? हिस्टामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है M1 का क्या होता है? मुस्केरेनिक और कोलर्जेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। इसको क्या करता है? ये ब्लॉक करता है, ठीक है भैया, ये याद कर लेना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। एल्फा, ठीक है, alpha-1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, समझ में आ गया। तो ये किस किस को ब्लॉक करता है? मैं फिर से बता देता हूँ, ये किस किस को ब्लॉक करता है। ये ब्लॉक करता है हमारे किस चीज़ को? D2 रिसेप्टर्स को, एंटागोनिस्ट को ब्लॉक करता है। ब्लॉक H1 हिस्टामिन को करता है। M1 मीन्स मुस्केनिक या कोलेजन रिसेप्टर को, एंड alpha-1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि D2 रिसेप्टर जब एंटागोनिस्ट हो रहा है तो कौन कौन सा प्रॉब्लम, D2 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक एंटागोनिस्ट हो रहा है तो कौन कौन से हमें प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो हम लिख देता हूँ मैं पहला D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। पहले मैं आपको नाम बता दिया था, अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा अंदर की चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट यही होता है, ठीक है। D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्या साइड इफेक्ट हो गया जब D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो जाएगा? तो EPS सिम्टम्स, ठीक है, NMS सिंड्रोम, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट है बट कोचिंग वालों ने गलत पढ़ाते हैं, रेबिट लाइक सिंड्रोम। कौन सा है? रेबिट लाइक सिंड्रोम। भैया EPS और रेबिट दोनों अलग अलग होते हैं, ये कोचिंग वाले पता नहीं क्यों एक चीज़ बताना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग होता है रेबिट लाइक सिंड्रोम। ये भी मैं आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ये तो गया D2 रिसेप्टर। सेकंड होता है H1, अभी हमने लिखा था H1 मीन्स हिस्टामिन लिखा था ऊपर, ठीक है। तो अब इसका भी लिख देता हूँ कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या साइड इफेक्ट आएंगे, ठीक है। सेडेशन होगा, ठीक है, हिस्टामिन की वजह से वेट गेन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हैं, पूछे हुए, तभी इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इंक्रीज एपेटाइट होगा, किसकी वजह से? H1 एंटागोनिस्ट की वजह से, हिस्टामिन की वजह से, ठीक है। थर्ड कौन सा है? M1 या मुस्केरेनिक या कोलर्जेनिक, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा मुस्केरेनिक की? तो इसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट, जब इसको ब्लॉक हो जाएगा तो साइड इफेक्ट कहेंगे एंटी कोलर्जेनिक साइड इफेक्ट। कौन सा? एंटी कोलर्जेनिक साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चंस आ गए हैं। ड्राई माउथ होता है, ब्लड विजन्स, ठीक है। ब्लड विजन हो रहा है तो मीन्स हम ये मेडिसिन किस में नहीं देते हैं?
ग्लूकोमा में नहीं देते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशंस, ठीक है। नेक्स्ट यूरिनरी रिटेंशंस, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जब किसी पर्सन को ब्लड डिवीजन पहले से ग्लूकोमा है तो क्या हम उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे? नहीं देंगे, मीन्स एंटीकोलिनेक वाले मेडिसिन देंगे ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसको फिर से ब्लड डिवीजन आएगा, ठीक है। तो ये सही क्वेश्चन आते हैं, यूरिनरी टेंशन होगा, वेट गेन होगा, ठीक है, टेकिकार्डिया, ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे एंटीकोलिनेक्स जिनको हम साइड इफेक्ट करते हैं, और ये किसकी वजह से होता है? M1 मुस्केलिनिक कोलिनेक रिसेप्टर ब्लॉकेज होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ की बात करता हूँ, एल्फा, हमने ऊपर लिखा था एल्फा वाला भी, alpha-1 ब्लॉक, alpha-1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है? alpha-1 का फंक्शन करता है, ये रेगुलेट करता है हमारे बीपी को, रेगुलेशंस ऑफ बीपी को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो अब इसके साइड इफेक्ट, जब यही ब्लॉकेज हो जाएगा तो बीपी कंट्रोल नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से कौन सा होगा? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है कार्डियक इरिथमिया, कौन सा होता है? कार्डियक इरिथमिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा? डिजीनेस होगा, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आ रहा है? alpha-1 ब्लॉकेज की होने से ये सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये नोट सेट के अंदर पूछ लिया गया है, नोट सेट के अंदर ये सब कुछ आ चुके हैं, ठीक है, कि alpha-1 ब्लॉकेज होने की वजह से किस मेडिसिन की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया क्या चीज़ बताया मैंने? ब्लॉकेज की एंटीसाइकोटिक ड्रग्स किस को एंटागोनिस्ट करती है, तो D2 रिसेप्टर, H1 हिस्टामिन, मुस्केलिनिक कोलिनेक रिसेप्टर, alpha-1, ये चारों मेनली ब्लॉकेज होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग से, और यहीं से क्वेश्चन पुट अप हो गया क्योंकि यही साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की टाइप, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ भी लिख देता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइप्स में हम कहते हैं कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कितने टाइप में डिवाइड किया है? 2 टाइप में डिवाइड किया, सबको पता होगा, ठीक है। तो आप पहले होता है टिपिकल और सेकंड होता है एटिपिकल, ठीक है, यही होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ भी लिख देता हूँ ब्लॉकेज को, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 2 क्या कहता है, क्योंकि मैंने ऊपर तो ओवरऑल लिखा है ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक में क्या हो गया? D2 रिसेप्टर, D2 एंटागोनिस्ट होता है, ये मैंने ऊपर तो ओवरऑल लिखा था, ठीक है। यहाँ पे alpha-1 रिसेप्टर्स, ये क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है, ठीक है। और याद रखना जो टिपिकल ड्रग्स होती हैं, नोट लगा के लिख रहा हूँ, बेटर टू ट्रीट, ये सबसे अच्छी किसको ट्रीट करती है? पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करती है, ठीक है। देखो टिपिकल ड्रग्स होती है मोस्टली इन पे ज़्यादा अफेक्ट करती है, इन दो को ज़्यादा ब्लॉकेज करती है, ठीक है, इन दोनों को अफेक्ट ज़्यादा करती है। जैसे इसके अलावा अफेक्ट तो कोलिनेक भी करती है, कौन सा? M1 को भी ब्लॉक करती है, M1 ब्लॉक, ठीक है, बट मोस्टली यहाँ पे। अब मैं बात कर रहा हूँ एटिपिकल की, ठीक है। एटिपिकल का भी मतलब क्या? एंटागोनिस्ट लिख देता हूँ या ब्लॉकेज लिख देता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एंटागोनिस्ट किस को? ये करती है पार्शियल D2 रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट, ये जो लिखा है मैंने यहाँ तो फुल करता है, यहाँ पे पार्शियल D2 रिसेप्टर करता है, मीन्स कम ब्लॉकेज करता है, ठीक है। और क्या करता है? 5-HT2A एंटागोनिस्ट, ठीक है, ये कौन सा होता है? सीरोटोनिन का होता है 5-HT2A, ठीक है, इसको तो एंटागोनिस्ट कर रहा है, जबकि वाइल साथ में क्या करता है? 5-HT1A का क्या करते हैं? एगोनिस्ट, ठीक है। यहाँ पे दो होते हैं सीरोटोनिन के, T2 और T1 को तो एगोनिस्ट मीन्स इंक्रीज कर रही है, और T2 को क्या करता है? एंटागोन डिक्रीज कर रही है, इसलिए हम कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स में काम करती है। नोट, ये ट्रीट करेगी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स को, समझ में आ गया क्यों कहता है? क्योंकि ये T2 को तो एंटागोनिस्ट हो रहा है और T1 का एगोनिस्ट हो रहा है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स काम कैसे करेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैं चीज़ जो समझाना चाहता था, कि ये कंप्लीट ब्लॉकेज कर रही है, पार्शियली कर रही है, पार्शियली में भी एगोनिस्ट में एक को इंक्रीज कर रही है, ठीक है, किसको? T1 को इंक्रीज करती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेडिकल मीन्स क्लासिफिकेशंस की।
किसके बारे में? क्लासिफिकेशंस। यहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं आपका क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देंगे सिजोफ्रेनिया में, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है पूछा हुआ है? D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज, यही नाम है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज ब्लॉकर्स। और क्या नाम है? मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स, यही है, क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, कि एंटीसाइकोटिक का दूसरा नाम क्या? मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स। अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ फिर से, टिपिकल एंड एटिपिकल, टिपिकल और एटिपिकल। तो मैं पहले बात करता हूँ टिपिकल की। टिपिकल को क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? सेकंड जनरेशन, ठीक है। टिपिकल को हम क्या बोलते हैं? एक और नाम पूछा हुआ है, कन्वेंशियल एंटीसाइकोटिक, कन्वेंशियल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, कि क्या क्या नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं? नोवेल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। तो एटिपिकल का सेकंड जनरेशन नाम हो गया नोवेल एंटीसाइकोटिक होगा, ठीक है। ये कब आई थी? फर्स्ट जनरेशन 1950 में आई थी, ये कब आई थी? 1990 में आई थी, ठीक है। फर्स्ट एंटी जो टिपिकल है वो फर्स्ट जनरेशन कब 1950 में आ गई थी? ये 1990 में आई थी, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी कौन सी थी, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में? टिपिकल पे के बारे में, ठीक है। तो इसका जो निमोनिक है वो क्या है? PSCLT, क्या है? PSCLT, ठीक है। इसका क्या है? पी का पीमोजाइड, क्या है? पीमोजाइड। एच का क्या होगा? हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सी का क्या है? CPZ मीन्स क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, इसको हम कहते हैं CPZ। और ये फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स थी। कब आई थी? 1952 में आ गई थी, ठीक। अब ऊपर तो हमने 1950 लिखा, 1952 यहाँ पे क्यों? क्योंकि 1950 में डिस्कवर कर लिया था, बट यूज़ हुआ था 1952 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एल का क्या होगा? लॉक्सापिन, ठीक है। टी का क्या है? थियोथियाजीन, थियोथियाजीन, ठीक है। इसमें मैं एक और लिख रहा हूँ नोट लगा के, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लूफेनाजीन, क्वेश्चंस आ चुका है, फ्लूफेनाजीन, ठीक है। ये क्या करते हैं? IM इंजेक्शन देते हैं एवरी 2 वीक, ये IM इंजेक्शन देते हैं एवरी 2 वीक के अंदर। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट ड्रग्स, फोर्टनाइट ड्रग्स। कौन सी? फ्लूफेनाजीन, ठीक है। ये याद रखना, IM देते हैं एवरी 2 वीक मीन्स फोर्टनाइट, 14 डेज में देते हैं, इसलिए फोर्टनाइट ड्रग्स भी कहते हैं। तो इसका निमोनिक क्या है? PSCLT। ये किसका लिख रहे हैं हम? टिपिकल ड्रग्स का, फर्स्ट जनरेशन भी कहेंगे इसको, कन्वेंशियल भी कहेंगे, 1950 में आया था। निमोनिक क्या है? PSCLT, पीमोजाइड, हेलोपेडोल, क्लोरप्रोमाजीन। CPZ क्या है? एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है 1952 में, लॉक्सापिन, थियोथियाजीन एंड फ्लूफेनाजीन होता है, एवरी 2 वीक में देते हैं IM इंजेक्शंस, ठीक है। अब हम बात कर रहा हूँ मैं एटिपिकल की, किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? थोड़ा एटिपिकल के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या है? 1990 में आया, नोवेल एंटीसाइकोटिक, सेकंड जनरेशन होता है, ठीक है। इसका मैं निमोनिक लिखता हूँ ROC, क्या लिख रहा हूँ? ROC। आर का क्या हो गया? रेस्पेरिडोन, क्या हो गया? रेस्पेरिडोन। ओ का क्या हो गया? ओलांजापिन, ओलांजापिन, ठीक है। सी का क्या हो गया? क्लोजापिन, सी का कौन सा हो गया? क्लोजापिन। और ये क्या होती है? गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग्स होती है सेकंड जनरेशन में, गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है? क्वेटिपिन, क्या है? क्वेटिपिन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, क्वेटिपिन हो गया। और इसके बाद में कौन सी आती है? जिप्रासिडोन, कौन सी है? जिप्रासिडोन, ठीक है। और एक होता है एरिपीपराजोल, एरिपीपराजोल। अगर कभी क्वेश्चंस आ जाए कि थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सी है, तो उसको आप क्या बोलोगे? एरिपीपराजोल, थर्ड जनरेशन। आप बोलोगे ये सर क्या बता रहे हैं कि हाँ भैया ये थर्ड जनरेशन में काउंट हो चुकी है, थर्ड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स,
एंटी, अगर नहीं आए तो आप इसको किस में काउंट करोगे, सेकंड जनरेशन में, और अगर आ जाए तो इसको आप काउंट करोगे थर्ड जनरेशन में काउंट करोगे। किसको, एरिपीप्राजोल, ये थर्ड जनरेशन ड्रग्स काउंट हो चुकी हैं एरिपीप्राजोल। समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको मैंने दोनों ही क्लासिफिकेशन बता दिया, निमोनिक भी बता दिया, और ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, कि ये ड्रग्स कब कब नहीं देंगे, ठीक है। तो मैं पहले लिखूँगा टिपिकल ड्रग्स का, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ठीक है। जब किसी पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी होगी, क्या होगी, हाइपर सेंसिटिविटी होगी, रिएक्शन होगी, तब हम ये मेडिसिन नहीं देंगे। इसके अलावा पर्सन का सीएनएस डिप्रेशन है, पहले से सीएनएस डिप्रेसेंट है, तब हम नहीं देंगे। कब नहीं देंगे, जब नैरो एंगल ग्लूकोमा है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि प्लस से ही अगर ग्लूकोमा है तो ब्लड विजन आएगा, फिर से और ब्लड विजन हो जाएगा, मैंने ऊपर भी बताया था, ठीक है। एंड कब नहीं देंगे, जब किसी पर्सन का पहले से हार्ट में क्यूटी इंटरवल क्या है, प्रोलॉन्ग है, पहले से बढ़ा हुआ है, तब हम ये मेडिसिन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है टिपिकल एंटीसाइकोटिक का, इन चीज़ों में हम कभी नहीं देते। अब मैं लिख रहा हूँ साइड इफ़ेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, मैं अब साइड इफ़ेक्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। टिपिकल, अब मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमने ऊपर चीज़ें लिखी थी, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट ऑफ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने अल्फा 1 के बारे में लिखा सबके बाद अल्फा 1 में क्या लिखा था, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो इस मेडिसिन की वजह से क्या पर्सन होगा, पर्सन को क्या सिम्टम्स आएगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि हमने लिखा था कि अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ठीक है। फिर हमने लिखा था एंटीकोलोजनिक साइड इफेक्ट भी आएंगे, M1 मीन्स मुस्केरेनिक की वजह से, वो मैं सब कुछ ऊपर लिख चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे वापस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट होता है EPS, हमने लिखा था EPS भी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, EPS किसकी वजह से आ जाता है, ये फिर से लिख देता हूँ, ड्यू टू D2 ब्लॉक, D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है इन, कहाँ पे, नाइग्रोस्टाइटल पाथवे पे, नाइग्रो, फिर से लिख देता हूँ मैं, नाइग्रोस्टाइटल पाथवे पे, जिसकी वजह से EPS आ रहा था, ठीक है। तो अब EPS क्या होता है, ये कॉमन, मोस्टली किसकी वजह से आता है, कॉमन एंटीसाइकोटिक, जो मोस्टली कॉमन होता है एंटीसाइकोटिक, कौन सी, टिपिकल की वजह से आता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा EPS के बारे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। नोट लगा के लिख रहा हूँ, कॉमन विथ, ये सबसे ज़्यादा किसके विथ साथ में आएगा, कॉमन विथ टिपिकल, किसके साथ में आता है, टिपिकल मीन्स फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक, ठीक है। पता है क्यों होता है, कोज फिर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि ये मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, ये मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ड्यू टू डोपामीन मीन्स D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉक्ड इन कहाँ पे, नाइग्रोस्टाइटल पे, नाइग्रोस्टाइटल पाथवे पे, ठीक है, लिख चुके हैं हम। अब हम बात करते हैं EPS के टाइप्स की, किसके बारे में बात करते हैं, EPS के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो EPS का पहला टाइप्स लिख रहा हूँ मैं, एक्यूट डिस्टोनिया, क्या लिख रहा हूँ, एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है। तो मैं इनका पहले आवर्स लिख देता हूँ, ठीक है, विद इन 3 आवर्स, कब कब आता है, ये 3 घंटे में जैसे मेडिसिन चलेगी 3 घंटे में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कौन सा है, स्यूडो पार्किंसन, ठीक है। ये होगा विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर मेडिसिन चलेगी, 3 दिन में ये सिम्टम्स आ जाएंगे, स्यूडो पार्किंसन। थर्ड कौन सा है, एकाथेसिया, कौन सा है, एकाथेसिया, यह आता है विद इन 3 वीक्स में, 3 वीक्स में सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। ये आपको, ये आपने ये डेटा कहाँ से लिखा है भैया, स्टैंडर्ड बुक्स में से, आर्टिकल में से लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, अपने मन से बता दूँगी,
नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेसिया, टीडी जिसको हम कहते हैं, टार्डिव डिस्काइनेसिया, ठीक है। ये होगा विद इन 3 ईयर्स में ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये आपको ड्यूरेशन भी याद रखना है इनका चारों का, ठीक है, ईपीएस के अंदर कि कौन सा सिम्टम्स कब आएगा, ठीक है। अब मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कौन सा है, एक्यूट डिस्टोनिया, पहला डिस्कस करता हूँ एक्यूट डिस्टोनिया। अब आप कहोगे कि इतना कुछ पढ़ना होता है, कि जी भैया कोचिंग वाले भी नहीं बताया होगा इतना कुछ आपको। एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है, ये क्या होता है, मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट आया भी है, इट इज ए मूवमेंट डिसऑर्डर। कौन सा है ये, मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, इन विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी इनवॉलेंटरी। कौन से, इनवॉलेंटरी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलेंटरी, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन रिपीटेटिव मूवमेंट आएगा। क्या आएगा, रिपीटेटिव मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट डिस्टोनिया कहेंगे, ठीक है। और या मसल्स डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, और मसल्स डिस्टर्ब, ये भी लिख देता हूँ, मसल्स डिस्टर्बेंस होगी। समझ में आ गया एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, या और एक और लिख देता हूँ, अब नॉर्मल, जिससे पर्सन क्या करेगा, अब नॉर्मल पोस्चर मेंटेन करेगा। क्या करेगा, अब नॉर्मल पोस्चर मेंटेन करेगा। तो फीचर्स क्या है, कि जैसे फीचर्स क्या क्या आएंगे, फीचर्स, ठीक है, नेक स्टिफनेस, इसमें क्या होगा, नेक का स्टिफनेस होगा, जिसको करते हैं टॉर्टिकोलिस। क्या बोलते हैं, अब ये आ सकता है कि टॉर्टिकोलिस सिम्टम्स क्या होता है, एक्यूट डिस्टोनिया, जिसमें नेक का स्टिफनेस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्यूट डिस्टोनिया, ठीक है। तो अब इसका मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है, ट्रीटमेंट इसका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसमें हम देंगे IM देंगे, कौन सा, एंटीकोलोजनिक, ठीक है, कौन से देंगे, एंटीकोलोजनिक, ठीक है। तो IM कौन सी एंटीकोलोजनिक, कौन सी ड्रग्स हो गई, बेंजट्रोपिन, क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से देंगे हैं, डिस्टोनिया को ठीक करने के लिए बेंजट्रोपिन देते हैं, या कौन सी देते हैं, हेक्साफेनिडाइल, ठीक है, फेनिडीन या फेनिडाइल, ठीक है, बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्साफेनिडाइल हम यूज करते हैं किसके अंदर, डिस्टोनिया के अंदर, ठीक है, एक्यूट डिस्टोनिया के अंदर हम ये यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। मैं अब आगे चलता हूँ, सेकंड की बात कर रहा हूँ, कौन सा, स्यूडो पार्किंसंस या पार्किंसनिज्म, ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, ओके। इसमें क्या होगा, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स, किसमें कैसे सिम्टम्स आएंगे, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आएंगे, फेक सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन जैसे, ठीक है। क्या क्या होगा, ट्रेमर्स होगा, क्या होगा, रिजिडिटी होगी, ठीक है, और क्या होगा, मास्क्ड फेस कैसा होगा, मास्क जैसे होगा, ठीक है, एंड क्या होगा, ब्रेडिकाइनेजिया होगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट, एंड क्या होगा, सफलिंग गेट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफलिंग गेट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पता नहीं कितनी बार पूछा भी है इससे रिलेटेड कि किस में आता है, सफलिंग गेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका, क्या बात करता हूँ, ट्रीटमेंट की, क्योंकि ट्रीटमेंट में साथ साथ लिख देता हूँ, क्वेश्चंस आ चुके हैं इनके बहुत बार, ठीक है। कौन सा देंगे, एंटीकोलोजनिक देंगे, कौन सा देंगे, एंटीकोलोजनिक देंगे, समझ में आ गया। थर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड साइड इफेक्ट की, ईपीएस में कौन सा, एकातेसिया, कौन सा है, एकातेसिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चंस यहीं से आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सन इनएबिलिटी होता है टू रिमेन स्टिल फॉर लॉन्ग लेंथ ऑफ टाइम, एक जगह पे लेंथी टाइम पे वो बैठ नहीं पाता है, उसको बोले एकातेसिया, ठीक है। तो इसके क्या फीचर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें इनर रेस्टलेसनेस होता है, क्या होता है, इनर रेस्टलेसनेस होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या होगा, ठीक है, पर्सन के नॉट स्टिल सिट
सिट स्टिल, वो एक जगह नहीं बैठ पाता है, ठीक है। एंड क्या होगा, लेग शेकिंग, और वो अपने पैरों को क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, शेकिंग करेगा, ठीक है। कौन किस में, एकाथेसिया में, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो लिख देता हूँ, कौन सा देंगे, इसमें हम देते हैं प्रोप्रानालोल, ठीक है, प्रोप्रानालोल, ठीक है। क्वेश्चंस आ चुका है, प्रोप्रानालोल किस में देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, एकाथेसिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, याद रखना। क्वेश्चंस आ चुका है कि एकाथेसिया में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, प्रोप्रानालोल ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ फोर्थ की, टार्डिव डिस्काइनेसिया की, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टार्डिव डिस्काइनेसिया की मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टार्डिव डिस्काइनेसिया, ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ये मैं लिख देता हूँ ये, क्योंकि यही कन्फ्यूजन करता है। इसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, ओरोफेशियल रीजन, कौन सा पार्ट रीजन होता है इसमें, ओरोफेशियल रीजन इंक्लूड होता है, माउथ और फेस दोनों पार्ट इंक्लूड होता है, ठीक है। टीडी कोज, इसकी वजह से क्या होता है, कोजेज। स्टिप होगा, जर्की मूवमेंट आएगा, जर्की मूवमेंट ऑफ, समझना इसको, जर्की मूवमेंट ऑफ यौवन पेशेंट के फेस एंड बॉडी पे, ठीक है। जिससे क्या होगा, डेट कैन नॉट कंट्रोल, जिससे वो पर्सन कंट्रोल नहीं कर पाएगा किसको, रिजल्टिंग, जिससे क्या होगा, फेस और बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, इससे रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टिंग आई ब्लिंकिंग, क्या लिख रहा हूँ मैं, आई ब्लिंकिंग लिख रहा हूँ। एंड क्या लिख रहा हूँ, स्टिक आउट टंग, ये याद रखना। इसमें टंग इन्वॉल्व होती है, इसमें क्या इन्वॉल्व होती है, टंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। लिप स्मैकिंग एंड फेशियल ग्राइमेसी, ठीक है। इसमें लिप भी होगा और टंग भी इन्वॉल्व होगा, इसलिए इसको हम टार्डिव डिस्काइनिया कहते हैं। और जो हमने वो रेफिड लाइक सिंड्रोम कहा था, मैं नोट लगा के लिख देता हूँ, भैया कोचिंग वाले पता नहीं क्यों गलत बताते हैं, ठीक है। कौन सा है, नोट, रेबिड लाइक सिंड्रोम, ठीक है। ये भी एंटीसाइकोटिक की वजह से होता है, ठीक है, इसका लिख देता हूँ। ये क्या होता है, मूवमेंट डिसऑर्डर, ये कोचिंग वाले पता नहीं क्यों गलत बता रहे हैं इसको, मूवमेंट डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय रैपिड रिदमिक एंड फाइन मूवमेंट ऑफ किसका, लिप्स रिजेंबलिंग ए रैबिट, जैसे रैबिट खाना चबाता है अपने लिप से, वैसे इंसान करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बट क्या, विदाउट, ये याद रखना, विदाउट टंग इन्वॉल्वमेंट, भैया इसमें टंग इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का ही साइड इफेक्ट होता है, बट इसमें टंग इन्वॉल्व नहीं होती है, ये याद रखो। और यहाँ पे टंग इन्वॉल्व है भैया, इसमें टार्डिव डिस्काइनेसिया में टंग इन्वॉल्व है, ये गलत क्यों बता रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेबिड लाइक सिंड्रोम, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इनका साइड इफेक्ट भी लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, ये किसकी वजह से होता है, कॉज ऑफ रेबिड लाइक सिंड्रोम क्या है, मोस्टली टिपिकल ड्रग्स की वजह से, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से, ठीक है। टिपिकल में भी कौन से जाता है, मोस्टली जो ईपीएस होता है वो भी हेलोपेरिडोल की वजह से आता है, ठीक है, या सीपीजेड हो गया, या फ्लूफेनाजिन जिसको हमने कहा था 14 डेज की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है, क्यों होता है ये भी लिख देता हूँ, हमने अभी वैसे मैंने पाथवे पढ़ा दिया था, फिर भी मैं लिख देता हूँ मैकेनिज्म, ठीक है, क्यों होता है, ठीक है। कोज्ड बाय डोपामीन ब्लॉक्ड इन कहाँ पे, बेसल गैंग्लिया पे, ठीक है। जिससे क्या होता है, लीडिंग टू मोमेंट डिसऑर्डर, क्या होगा, मोमेंट डिसऑर्डर होगा,
ठीक है, या आपको लिख चुका हूँ मैं, दोनों में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो भैया इसको इसके साथ में मैनेजमेंट, अब हम आगे लिखते हैं मैनेजमेंट ऑफ ईपीएस। ठीक है, चलो मैं इसका पहले मैनेजमेंट ऑफ रेबिट लैग का लिख देता हूँ तो आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि दोनों में अलग अलग होता है। रेबिट लैग सिंड्रोम का मैनेजमेंट कौन कौन सा होता है, दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, बट इसको कोई समझ ही नहीं रहा है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, कौन सा देंगे, एंटी कोलाजनिक। कौन सी ड्रग्स देंगे, एंटी कोलाजनिक मेडिकेशन देंगे रेबिट लैग में। ठीक है, कौन कौन सी देंगे, जैसे अभी ऊपर लिख के आ चुका हूँ, ट्राई हेक्सीफेनिडाइल या और कौन सी देते हैं, बेंच ट्रोपिन देते हैं। ठीक है, ये हम देते हैं, और यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूँ। ठीक है, इन टार्डिव डिस्काइनेसिया इसमें हम ये मेडिसिन नहीं देंगे। ठीक है, नॉट गिवन एंटी कोलाजनिक, ये मेडिसिन नहीं देंगे, एंटी कोलाजनिक मेडिकेशंस। क्यों नहीं देंगे, बिकॉज विच वर्स विद देम सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए हम ये मेडिसिन नहीं देते। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ किसका, मैं लिख रहा हूँ मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट लिख रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसिया का लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट आ चुका है। ठीक है, तो जैसे ही अगर टार्डिव डिस्काइनेसिया सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें जो मेडिसिन दे रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप ऑफेंडिंग ड्रग्स को बंद कर देंगे। ठीक है, एंड उसको स्विच कर देंगे किस पे, टू क्लोजापिन पे। किस पे स्विच कर देंगे, क्लोजापिन पे स्विच कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी ड्रग्स देंगे, VMAT2 इनहिबिटर्स। कौन सी देंगे, VMAT2 इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये VMT का क्या है, फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, वेसिकुलर मोनोएमाइन ट्रांसपोर्टर 2। ठीक है, तो कौन सी ड्रग्स होती हैं, वल्बेनाजीन होती है, कौन सी, जिसमें हम टार्डिव डिस्काइनेसिया के लिए देते हैं VMAT2 इनहिबिटर्स। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम बात, ईपीएस हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन सा, ट्यूबरो इनफंडिबुलर की वजह से। ठीक है, जो कौन सा आता है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करते हैं, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। ठीक है, ये किसकी वजह से हो जाता है, डोपामिन ब्लॉक कम होगा तो क्या इंक्रीज होगा, प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्यूबरो इनफंडिबुलर पाथवे। ठीक है, इज ब्लॉक्ड, किसकी वजह से ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक बाय D2 रिसेप्टर और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स डेट कॉज इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या लिखना चाहता हूँ, कि जब डोपामिन कम होगा तो प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होगा। अब मैं बात करता हूँ सिम्टम्स की। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ फीमेल की, कि फीमेल में क्या सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, पहले बात करूँ गैलेक्टोरेरिया। ठीक है, मीन्स मिल्क डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, सिम्टम्स पूछ लिया गया है। ठीक है, एंड क्या होगा फीमेल में, एमनोरिया होगा। ठीक है, एंड और क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगा, इनफर्टिलिटी। ठीक है, और क्या होगा, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा। ठीक है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेल के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, एंड क्या होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस
ठीक है। एंड क्या होगा, डिक्रीज लिबिडो होगा, ठीक है। अगर मैं बोथ की बात करूँगी, दोनों में क्या होगा, ठीक है, तो इनफर्टिलिटी होगा सिम्टम्स। बोथ में क्या होगा, इनफर्टिलिटी। कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो इनफर्टिलिटी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आप ये हमने डिस्कस किया पूरा कौन सी ड्रग्स का, टिपिकल ड्रग्स का। किसका बारे में बात किया, फर्स्ट जनरेशन टिपिकल। इसमें हम एक एनएमएस भी होता है, ठीक है। चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ एनएमएस भी क्या होता है, ठीक है। ओ सॉरी, एनएमएस। नेक्स्ट एनएमएस क्या है, न्यूरोलेप्टिक, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन विथ टिपिकल एंटीसाइकोटिक, जैसे किसकी वजह से होता है, मोस्ट कॉमन या टिपिकल एंटीसाइकोटिक जैसे होता है, वो भी कौन सी, हेलोपेरिडोल। किसकी वजह से, हेलोपेरिडोल की वजह से। क्या सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हाइपरथर्मिया। क्या होता है, पर्सन में हाइपरथर्मिया होता है, ठीक है, मीन्स हाई फीवर आएगा, पर्सन में क्या आएगा, हाई फीवर आएगा, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस से जाए, ठीक है। तो अब हाई फीवर आया तो हमें क्या मेंटेन करना है, मेंटेन डिहाइड्रेशन लेवल। बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, बच्चों का ध्यान ही नहीं जाता है कि हमें इसमें डिहाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स क्या आ रहा है, सीवियर मसल्स रिजिडिटी, सीवियर मसल्स रिजिडिटी, ठीक है। थर्ड कौन सा आ रहा है, टेकिकार्डिया, थर्ड कौन सा आ रहा है, टेकिकार्डिया। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, स्वेटिंग, तो हमें यह डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, कन्फ्यूजन, और लास्ट में कोमा, ठीक है। तो इतने सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये मसल्स सबको हमें क्या करना, मॉनिटर करना, इसको कहते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ठीक है। नोट लगा के लिख लेते हो कि इसमें कौन सा एंजाइम इंक्रीज हो जाता है, एंजाइम CPK इंक्रीज लेवल हो जाता है, किसमें, एनएमएस के अंदर, ठीक है। तो इसका मैं निमोनिक भी लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, फीवर। निमोनिक क्या है, फीवर। ऐप का क्या होगा, हाई फीवर आएगा। ई का क्या होगा, एनसिप्लोपैथी, क्या होगा, एनसिप्लोपैथी, ठीक है। तो हमने अभी ऊपर लिखा था कन्फ्यूजन, क्या लिखा था, कन्फ्यूजन लिखा था, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वाइटल साइन इंस्टेबिलिटी, वाइटल साइन का हम, ठीक है, वाइटल इंस्टेबिलिटी होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि पर्सन में डिहाइड्रेशन हो रहा है, फीवर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, वाइटल इंस्टेबिलिटी होगी। ई का क्या है, ई का क्या है, इसमें एंजाइम इंक्रीज होता है। कौन सा एंजाइम इंक्रीज होता है, अभी तो हमने ऊपर लिखा है ये भैया, CPK, ठीक है, CPK। और आर का क्या है, रिजिडिटी, आर का क्या है, रिजिडिटी सिम्टम्स आएगा, ठीक है। तो ये फीवर है। अब इसका ट्रीटमेंट, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये सिम्टम्स आते हैं एग्जाम में, पूछ लिए गए हैं। ट्रीटमेंट पहला क्या देंगे, मसल्स रिलैक्सेंट, क्या देंगे इसको, मसल्स रिलैक्सेंट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि मसल्स क्या टायर्डनेस हो रहा, तो कौन सी, डेंट्रोलिन। क्वेश्चंस आ चुका है, मसल रिलैक्सेंट कौन से देंगे, डेंट्रोलिन देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, डोपामिन एगोनिस्ट, ठीक है, डोपामिन एगोनिस्ट कौन सा देंगे, ब्रूनोक्रिप्टिनिन, ब्रूनोक्रिप्टिनिन, ठीक है। या इसके अलावा और कौन सी देते हैं, एमांटेडिन, क्वेश्चंस आ चुका है दोनों से, ठीक है। तो अब इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसका हम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मैनेजमेंट में हाइड्रेशन मैनेजमेंट करेंगे, हाइड्रेशन क्योंकि फीवर आ रहा है, ठीक है। और क्या करेंगे, कार्डियक मॉनिटर, क्या करेंगे, कार्डियक मॉनिटर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस आ चुका है इनसे, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता तो उसको हमें करेक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ठीक है। एंड लास्ट में हमें क्या कर देना है, अगर नहीं रुक रहा है तो स्टॉप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, स्टॉप करना है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को, ठीक है। तो ये हमने कौन सा लिखा है, टिपिकल ड्रग्स का हमने कंप्लीट लिखा है, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है।
तो आज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर आप मुझे कमेंट करके लिखते हो, वैसे नहीं लिखोगे या यहाँ तक कोई देखेगा नहीं, अगर कोई लिखता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही इतना ही एक्सप्लेन करूँगा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स को लेके बहुत अच्छे से। तो शायद मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, जहाँ यहाँ तक कोई देखेगा तो उसको 100% ये समझ में आएगा। वेट करूँगा आपके कमेंट का, एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।